हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों का आईवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग जो है सेकंड नंबर का चैप्टर में जो है क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जो है अध्याय नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध है। तो उसी के बारे में हम लोग आज रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जितने भी पदार्थ है वह हमारा दैनिक जीवन में जो यूज़ होगा वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर क्या कहता है, आगे चलते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाली पदार्थ के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? यानी इनमें जो है हम लोग किसी तरह का जो है सामान मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं तो उसमें कभी हम लोग ध्यान दिए हैं शुद्ध नमक, जिस तरह नमक का पैकेट में लिखा हुआ रहता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, तो उसको जो है हम लोग कैसे पता करेंगे? तो चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाली पदार्थ के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं। यानी हम लोग तो देख लेते हैं कि यह शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक के नज़र में जो है जितने भी पदार्थ होते हैं सब में कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, अतः शुद्ध नहीं है। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध और जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक व्यक्ति किसी पदार्थ को शुद्ध करता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो हम लोग जो शुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं वो सिर्फ एक ही कण से मिला हुआ जो रहता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। जिसमें अनेक तरह के जो है कण मिले हुए होते हैं तो वह शुद्ध पदार्थ होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण। सही बात है, हम लोग का जो है जितना भी पदार्थ है, जिस तरह का कि समुद्र में जल हो गया, मिट्टी हो गया, इसमें काफ़ी चीज़ का जो है मिलाव रहता है। अब हम लोग जानेंगे मिश्रण क्या है। यानी मिश्रण जो होता है वो कैसे कैसे होता है, उसमें कितना चीज़ का मिलावट रहता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप से एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा उसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। सही बात है, और इसका यौगिक समान रहता है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको गौर से जो है सुनिए और पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। यानी पीने वाला जो है जितने भी पदार्थ होते हैं वह शुद्ध नहीं होते, उसमें कई तरह का जो है मिलावट होता है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होता है। सही बात है। मिश्रण के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, तो चलते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। थोड़ा हम लोग जो है क्रियाकलाप को करते हैं और समझते हैं। कक्षा को ओ, बो, सो और 2 समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ओ को दें। समूह बो को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड समूह 100 और 2 को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। क्या पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह ओ और बो को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंग की तुलना
करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह 100 और समूह 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल का तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। अब हम लोग जानेंगे कि विलयन क्या है। विलयन जो है किस प्रकार से होता है, विलयन के बारे में जानेंगे। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव्य या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति को ठोस विलयन, मिश्रण धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्रण धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को 2 भागों, विलायकों और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण के बारे में जानेंगे। विलयन का जो गुण क्या क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm 10⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह O और समूह B के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह O द्वारा प्राप्त विलयन समूह B की तुलना में है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए गए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थ की तुलना विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ का मात्रा को विलयन सांद्रता कहते हैं। विलयन की
विलयन को दर्शाने की बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुना 100। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूला को नोट करेंगे और इसी में जो है हम लोग ये क्या कहते हैं, क्या अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निलंबन क्या है? निलंबन क्या है तो हम लोग जो है प्रैक्टिकल के थ्रू जो है हम लोग समझेंगे। समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसमें उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छनन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है? तो दोस्तों हम लोग जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण परिक्षेपित प्रावस्था, द्रव्य ठोस गैस, यानी हमारे जो कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण हैं ये सब है द्रव्य ठोस गैस। उसके बाद जो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। सही बात है, वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग जो आँख से नहीं देख सकते हैं वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। दोस्तों हम लोग जो है कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग जो है किसी पक्के के घर में रहते हैं। सुबह जब सूरज उगती है तो थोड़ा सा अगर किसी दीवार में छेद रहता है तो उसके द्वारा सूर्य जो आता है तो उसमें जो है बहुत धूल के छोटे छोटे कण होते हैं और वही जो है कण जो होता है वही कोलाइडल कण होता है। प्रकार की किरण फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी उस तरह का जो होता है तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिएगा टिंडल प्रभाव किसको बोलता है और टिंडल नामक वैज्ञानिक कौन था, ये टिंडल नामक का आविष्कार कौन किया था। ये 3-4 सवालों का जो है जवाब आपका यहीं पे मिलेगा। तो एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। सही बात है, हम लोग जो अभी जो इसी के बारे में चर्चा किए थे, ये बहुत ही छोटा होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में जो कण हम लोग देखते हैं उसको जो है पूर्ण तरीके से जो है शांत छोड़ दीजिएगा तब वो जो है अपना स्थान में आकर के बैठेगा। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, यानी हम इसको जो है जिस तरह से दूध से मक्खी को निकालते हैं उस तरीके से इसको हम छनन नहीं कर सकते। ये शांत जब होगा अपने आप ये बैठ सकता है ज़मीन पर, किंतु एक विशेष विधि पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन का परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का एक घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित
निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव्य या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे जो है इस टॉपिक का जो है मेन पॉइंट जो है उस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक जो है 3 प्रकार के होते हैं इसके जो है, ठोस, द्रव्य, गैस। और रासायनिक परिवर्तन ये होता है 2 प्रकार का, जिसको शुद्ध और अशुद्ध बोला जाता है। तो चलते हैं हम जो है रीडिंग करते हैं और जानते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी ये दोनों जो है इसमें किस तरह से जो है परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतर एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। सही बात है, भौतिक गुणों को दर्शाने के रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है और जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। यहाँ पे जो है समझने वाली पॉइंट है, गौर से सुनेंगे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य है। सही बात है, हम लोग खाना बनाते हैं उसमें पानी का भी प्रयोग होता है और तेल का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, यानी इसका जो है ये दोनों का जो है कार्य अलग अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, सही बात है, जबकि जल आग को बुझाता है। यानी तेल हवा में जलता है और जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है, यानी तेल जो है हवा में जो जलता है तो ये रासायनिक गुण में उसको अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में जानेंगे 2.4 वाला पॉइंट में। शुद्ध पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व जैसे रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। देखिए स्टूडेंट, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्व, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में जो है सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बीपीएससी का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और हम लोग का जो है 10th क्लास का जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तत्व का जो है आविष्कार कब हुआ था और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका जो है आविष्कार 1661 में हुआ था और इस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट बॉयल। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंस लवाइजे सन 1743 सन 1794 में ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उसने उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु और धातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। सही बात है, तत्वों को जो है विभिन्न भाग में हम बांट सकते हैं। प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्म में सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धक होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातु दिए गए निम्न गुणों
में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती है। सही बात है। हमारे दैनिक जीवन में जो जितने भी धातु होते हैं, तत्व जिसको बोलता है हम लोग, ये जो है विद्युत का जो है सुचालक होता है, और ये जो है इसमें तनाव होता है, ये तार के जैसा रूप ले सकता है। लेकिन उसी में जो है अधातु जो होता है वो टूट सकता है, या बहुत सारे टुकड़ों में बिखर सकता है। तो चलते हैं अधातु के बारे में जानते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धीय नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाने हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बेरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनिया इत्यादि। ये सब जो है अधातु के उपधातु के ग्रुप में आते हैं। ये जो है आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बेरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? ये उपधातु है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था ले लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यौगिक क्या है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। तो हम लोग अभी चलते हैं यौगिक के बारे में जानेंगे। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? यौगिक उसको बोलता है जो बहुत सारे पदार्थ का जो है मिलन होता है, मिश्रण होता है, उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग जो है क्रियाकलाप के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं कि यौगिक क्या होता है और किस तरह से होता है। कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 8 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र तापमान पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। उसके बाद हम लोग जो है 2.2 वाला पॉइंट को जानते हैं, जिसमें कि मिश्रण तथा यौगिक का जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसमें जो है क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। जिसमें कि हम लोग जो है सबसे पहले मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण क्या होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के जो है मिश्रण बनता है, तो उससे जो है कोई यौगिक नहीं बन सकता है। उसी में जो है मिश्रण का संगठन परिवर्तन होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। उसी में जो है यौगिक के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जैसे मिश्रण जो है तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। उसी में जो है वही पॉइंट जो यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए ही यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यौगिक कर सकते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तन होता है और यौगिक में जो है नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है और मिश्रण में जो है परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों की गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या जो है पदार्थ का क्या क्या मतलब प्रोसेस है, किस तरह से क्या होता है। सबसे पहले जो है हम लोग पदार्थ को जो है जानते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। जिसमें कि पदार्थ को जो है 2 भाग में डिवाइड किए, जिसमें कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण।
तो सबसे पहले जो है शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं, जिसमें तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें तत्व और यौगिक को जो है रखा गया है। यानी तत्व में जो है सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, और यौगिक में जो है नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तत्व के बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। और यौगिक में जो है उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक। उसके बाद मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण में जो है कोई नियत संगठन नहीं होता है। मिश्रण को भी जो है दो भागों में जो विभाजित किया गया है, समांगी, विषमांगी, जिसमें कि समान गठन होता है। समांगी में जो है समान संगठन होता है और विषमांगी में जो है असमान संगठन होता है। उदाहरण के तौर पर जानेंगे, जल में चीनी में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा अल्कोहल आदि। और विषमांगी में जानेंगे, बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल, ये जो है विषमांगी पदार्थ है। तो दोस्तों आज का टॉपिक में जो है इतना ही रखते हैं, और इसमें जो है जहाँ पर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो वो जो है कमेंट करके बता सकते हैं। उस जगह जो है हम आप लोगों को दोबारा समझाएंगे। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।